आज हम गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गुरुत्वाकर्षण ये 11th के फर्स्ट बुक में ये लास्ट यूनिट या लास्ट चैप्टर कहा जाए तो जैसे एनसीईआरटी का 2 बुक है, फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक 11th के लिए, तो ये फर्स्ट बुक में ये लास्ट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। तो आज हम गुरुत्वाकर्षण को देखेंगे। ये चैप्टर 9th में भी काम आएगा और 9th में भी पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन 9th में जितना पढ़े हैं उससे ज़्यादा यहाँ पढ़ना, वहाँ थोड़ा सा, हाँ 9th में जो सब रूल रेगुलेशन पढ़े थे वो पुनः यहाँ रिपीट होगा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किया गया है इसमें, वो भी डिटेल से पढ़ना। गुरुत्वाकर्षण, इसमें इसको अगर शब्द को देखें तो इसमें 2 शब्द है, एक गुरुत्व और दूसरा आकर्षण। आकर्षण आकर्षण यानी एट्रैक्शन, एट्रैक्शन आकर्षण। एक बल होता है विकर्षण, जिसको हम लोग रिपल्सन कहते हैं। रिपल्सन यानी विकर्षण, या उसी को दूसरे शब्दों में प्रतिकर्षण भी कहते हैं। प्रतिकर्षण या विकर्षण एक ही शब्द है और उसको अंग्रेजी में रिपल्सन कहते हैं। वो रिपल्सिव फोर्स आपको ज़्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में देखने को मिलेगा, यानी मैग्नेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहाँ 2 समान आवेश के बीच विकर्षण बल लगता और असमान आवेश के बीच आकर्षण बल लगता। लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्व क्या है? ये गुरुत्व जो द्रव्यमान के कारण आकर्षण बल लगता है, किसी वस्तु में द्रव्यमान के कारण जो गुरुत्वाकर्षण मतलब आकर्षण बल लगता है उसी को गुरुत्व बल कहते हैं। और चूँकि ये एट्रैक्टिव फोर्स हमेशा लगाता है, द्रव्यमान के कारण जो फोर्स लगता है वो हमेशा एट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी अपनी ओर खींचने वाला आकर्षण बल, तो इसीलिए इसका नाम गुरुत्वाकर्षण है। तो इसमें गुरुत्व अगर देखें तो गुरुत्व का शब्द तो ऐसे द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है, लेकिन जनरली पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। ये गुरुत्व क्या है? तो पृथ्वी के द्वारा आरोपित या पृथ्वी के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल, पृथ्वी के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। एक्चुअल में ये जो गुरुत्व शब्द है, ग्रेविटी ये द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण बल लगता है जनरली उसी को हम लोग गुरुत्व कह देते हैं। इसी में एक है गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व बल कहते हैं या सिंपल गुरुत्व कह देते हैं। इसी में एक टर्म है गुरुत्व त्वरण। ये गुरुत्व त्वरण क्या है? गुरुत्व त्वरण, ये इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसको अगर अंग्रेजी शब्द देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये गुरुत्व त्वरण। इसी को हम लोग स्मॉल g से डिनोट किया करते थे। ये जो पृथ्वी के द्वारा आकर्षण बल लगता है, इस बल के कारण वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता, जैसे मान लें ये एक कॉपी है, इस कॉपी को हम छोड़ेंगे तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचेगी। तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्यों खींचेगी? चूँकि गुरुत्व बल लग रहा, पृथ्वी के द्वारा आकर्षण बल लग रहा, तो उस बल के कारण इस वस्तु में कुछ न कुछ त्वरण उत्पन्न होगा। छोड़ेंगे तो इसमें कुछ न कुछ त्वरण उत्पन्न होगा। तो ये जिस त्वरण के साथ पृथ्वी के केंद्र की ओर मूव करेगी उसी त्वरण को हम लोग गुरुत्व त्वरण कहते हैं। जैसे मान लें ये एक इंक का डब्बा है, इसको भी हम छोड़ेंगे तो इसको भी पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी न किसी फोर्स से अपनी ओर खींचेगा, मतलब पृथ्वी अपने केंद्र की ओर
किसी न किसी त्वरण के साथ खींचेगा, चूँकि फोर्स लगेगा तो त्वरण तो लगना ही है। तो जिस त्वरण के साथ वस्तु अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को खींचती है तो उसी को हम लोग गुरुत्व त्वरण कहते हैं। एक बात और बता दें, पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब इस स्केज को जिस त्वरण के साथ खींचेगा उस इनके डब्बे को भी उसी त्वरण के साथ खींचेगा। कोई 5 केजी का वस्तु हो या 50 केजी का वस्तु हो, उसको भी एक ही त्वरण के साथ अपने केंद्र की ओर खींचता। तो पृथ्वी किसी वस्तु को जिस त्वरण के साथ अपनी केंद्र की ओर अपनी केंद्र की ओर खींचता हो गुरुत्व त्वरण कहलाता। क्या कहलाता? गुरुत्व त्वरण कहलाता है। अच्छा, ये गुरुत्वाकर्षण में जो मेनली बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, ये किसकी वजह से लगता है? तो द्रव्यमान के कारण लगता है। किसके कारण लगता है? तो द्रव्यमान के कारण। वस्तु में जो द्रव्य होता है, मास होता है, उस मास के कारण ये आकर्षण बल लगता है। इसमें विकर्षण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि इसी तरीके का चैप्टर हम 12th में पढ़ेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहाँ आकर्षण के साथ साथ विकर्षण बल का भी कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन द्रव्यमान के कारण जो वस्तु पर बल लगता है वो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल लगता है, एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो इसमें सबसे पहले किसी वस्तु में द्रव्यमान के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, द्रव्यमान के कारण जो वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, तो ये बल का परिमाण कितना होता है, इसके बारे में हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आप लोग ये 9th में भी पढ़े होंगे। गुरुत्वाकर्षण नियम इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये कहाँ से आया? तो ये एक बात हम थोड़ा सा इसमें कहानी मेंशन कर दें। जैसे आप लोग के यहाँ 2020 में कोरोना आया था, तो आप लोग देखे थे पूरा लॉकडाउन की स्थिति पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में हुई थी, जिस लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज सारे बंद हो चुके थे। तो सारे विद्यार्थी या काम करने वाले मजदूर या वर्कर जो भी हैं, जॉब करने वाले, सब प्राइवेट कंपनी में सारे अपने गांव शिफ्ट हुए थे। तो न्यूटन साहब भी जब इंग्लैंड में उस समय थे तो प्लेग के महामारी की वजह से इसके स्कूल कॉलेज बंद हो चुके थे, जिसके वजह से ये भी अपने गांव पहुंचे थे। और उस गांव में इनके दादाजी का सेब का बागान था, तो उस सेब के बागान में एक दिन बैठे हुए थे। तो ये बड़े सेंसिटिव मिजाज के व्यक्ति थे न्यूटन साहब। तो एक सेब का जो फल है वो टूट करके नीचे गिर गया था, जिस वजह से न्यूटन साहब को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये टूट करके नीचे ही क्यों गिर गया, ये ऊपर क्यों नहीं उड़ के चला गया। तो जिस बात को वो बड़ा बारीकी से अध्ययन किए, और उन्हीं का ये देन है कि न्यूटन साहब ने ही गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया था, जिसके सम्मान में हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ते हैं। बता दें, जब जब महामारी की स्थिति हुई तब तब युग में परिवर्तन हुआ। जैसे इस बार भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ था, तो आप लोग देखेंगे स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से सारे लोग वर्चुअल क्लास करने लग गए, मतलब यूट्यूब पे या ऐप्स पे। तो जिस वजह से बहुत सारे
परिवर्तन हुए। शिक्षा में भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ। जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में जा कर के पढ़ा करते थे वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुआ। तो प्लेग के महामारी के समय में भी स्कूल कॉलेज के बंद होने की वजह से न्यूटन साहब अपने बगीचे में बैठे थे, जिसका ये प्रतिफल है कि आज न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे फिजिक्स की बहुत सारी घटनाओं को हम लोग समझते हैं। तो जब जब मतलब लॉकडाउन की स्थिति होती है तब कुछ न कुछ परिवर्तन होता है युग में, पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो जीने की शैली में परिवर्तन हुआ हो या कुछ मूलभूत नियम का प्रतिपादन हुआ हो। तो ये नेचर्स का रूल है कि बीच बीच में जब कभी, अच्छा एक चीज़ और हम बता दें कि आदमी जब कभी भी शांत मिजाज से बैठता है तो वो कुछ न कुछ ज़रूर ज़्यादा सोचता है डेली वर्किंग डे से। तो डेली वर्किंग डे में काम करते करते लोग त्रस्त रहता है, लेकिन जब कभी शांत मिजाज से आप बैठेंगे तो आपका दिमाग कुछ ज़्यादा ही वर्क करेगा और ज़्यादा ही सेंसिटिव जोन में सोचने के लिए मजबूर भी होता। तो आप लोग देखे होंगे कि जब कभी भी शांति से बैठते होंगे तो आपका दिमाग जहाँ नहीं सोच पाता वहाँ भी आप सोच पाते होंगे। तो चलिए न्यूटन साहब का हम गुरुत्वाकर्षण नियम देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। जैसे एक वस्तु का द्रव्यमान ये m1 है और ये एक दूसरे वस्तु का द्रव्यमान ये m2 है और इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो आकर्षण बल में होता क्या ना कि दोनों वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का काम करता है। एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2 है। तो ये m1 जो है इधर वस्तु को अपनी तरफ इधर खींचेगा, ये m2 को जो है ये वस्तु अपनी तरफ ये इधर खींचेगा। तो इस पे जो ये तीर का चिन्ह दिखाया है ये गुरुत्वाकर्षण बल है। एक्चुअल में हम m1 पे जो फोर्स लगाएंगे इसको F12 कह सकते हैं, m2 पे जो फोर्स लगाएंगे इसको F21 कह सकते हैं। लेकिन जिस फोर्स से m1 m2 को अपनी ओर खींचेगा उसी फोर्स से m2 भी m1 को अपनी ओर खींचेगा। इसीलिए हमने दोनों के फोर्स के मान को सीधा F कहा है, जबकि m1 पर m2 के द्वारा लगेगा और m2 पर m1 के द्वारा लगेगा। तो न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या कहा, किसी दो बिंदु मात्र का वस्तु है तो इसके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण है उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता, समानुपाती। मतलब दोनों वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, इन दोनों का गुणनफल जितना अधिक होगा गुरुत्वाकर्षण बल उतना अधिक लगेगा। तो क्या बोले, तो न्यूटन साहब का नियम क्या है कि दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता, व्युत्क्रमानुपाती होता। तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं और इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। अच्छा, जिस किसी को भी भाषा में लिखना हो हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लेंगे। इसके अनुसार दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता तथा दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखना चाहें तो यह जगह F समानुपाती m1 m2 बटे r²। ये जो समानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो समानुपाती नियतांक के रूप में यहाँ कैपिटल G आता। समानुपाती नियतांक के रूप में यहाँ क्या आता, कैपिटल G आता है। तो इस G को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जहाँ G क्या है, G को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे इसको कि इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है। तो हम बता दें
ये जो समानुपाती नियतांक के बदले ये जी जो आया है, इस जी का मान किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये दोनों वस्तु हवा में है कि निर्वात में है, कि दोनों वस्तु को जल में रखा गया है, कि दोनों वस्तु किसी अन्य माध्यम में रखा गया है, इस बात पे ये जी का मान निर्भर नहीं करता। अच्छा, कोई पूछे कि ये जी का मान कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी का मान हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये एफ क्या है, तो एफ दो पिंड के बीच लगने वाला बल है। कई बार जानबूझ करके आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, ए के द्वारा बी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इतना है, तो ए के द्वारा बी पर लगने वाला बल इतना है, तो बी के द्वारा ए पर लगने वाला बल कितना होगा। तो कुछ नहीं, जितना 1 2 पे लगाएगा उतने 2 1 पे लगाएगा, यानी ए जितना बी पे लगाएगा बी भी उतना ही फोर्स ए पे लगाएगा। सिर्फ बल की दिशा में परिवर्तन है। M1 अब M1 को M2 अपनी तरफ खींचेगा और M2 को M1 अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन बल के परिमाण में कोई अंतर नहीं आएगा। ये था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, तो जिसमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये जी है। तो चलिए अब हम इससे आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, गुरुत्वाकर्षण का नियम का अपना कुछ लिमिटेशन भी रहा होगा, यानी इसकी नियम की कुछ न कुछ सीमा रही होगी। तो वो सीमा क्या है हम बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ बिंदु मात्र के लिए, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ये लागू हो पाएगा। जैसे बिंदु, जैसे मान लो गोलाकार वस्तु है, तो गोलाकार वस्तु का द्रव्यमान इसके केंद्र पर मान लिया जाएगा। ये भी एक गोलाकार वस्तु है, तो इसका द्रव्यमान इसके केंद्र पर मान लिया जाएगा। मतलब ये पॉइंट साइज मास के लिए ये अप्लीकेबल होता है। अगर कोई रॉड के शेप का अगर वस्तु आ जाए और एक पॉइंट साइज का वस्तु आ जाए, तो यहाँ ये गुरुत्वाकर्षण नियम डायरेक्ट अप्लाई, जैसे मान लीजिए रॉड के शेप का एक वस्तु, एक पॉइंट मास का एक वस्तु, तो इस केस में ये न्यूटन्स का नियम डायरेक्ट अप्लाइकेबल नहीं होगा। अप्लीकेबल मतलब उपयोग नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, नियम तो यही लगाएंगे, लेकिन बारीकी से इसको थोड़ा सा सावधानी के साथ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह का उपयोग करके पॉइंट मास का, पॉइंट साइज का मास निकाल करके उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये लिमिटेशंस है कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए ही केवल लागू होता है। दूसरी बात, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बहुत अधिक दूरी के लिए, जैसे मास कम हो तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दूरी के लिए ये अप्लाइकेबल नहीं होता है। जैसे मान लें कि पृथ्वी है और पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर पर कोई तारा है, तो उस तारा को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकता, या तारा पृथ्वी को, कोई स्टार्स पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षण बल नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट दूरी पर है। तो ये दो लिमिटेशंस इसका मेजर है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही केवल लागू होता, और दूसरा बहुत अधिक डिस्टेंस के लिए, फार डिस्टेंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता। तो अच्छा, ये एक तरीके का वीक फोर्स है, ये इन कंपैरिजन मैग्नेटिक फोर्स से भी कम है, और इलेक्ट्रिक फोर्स तो इससे ज़्यादा है, न्यूक्लियर फोर्स तो खैर सबसे ज़्यादा होता। तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। अब है कि किसी वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण है, वो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। उस गुरुत्वीय त्वरण के कैलकुलेशन के लिए अगर हम बात करें कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा, देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हमको, इस ऑब्जेक्ट का अगर वेट निकालना हो, मास निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट का यदि मास निकालना हो तो इसको हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस से एक्चुअल में वेट आता, और वेट से हम लोग मास कन्वर्ट कर सकते हैं। हम आपको इन डिटेल से कभी मास और वेट में अंतर भी बताएंगे। ऐसे आप लोग 9th में पढ़े होंगे। मास जो होता है वो किसी भी ग्रह
कहीं भी चले जाए वो एक जैसा आएगा, लेकिन गुरुत्व त्वरण यानी भार जो है, भार बदल जाता। क्यों? क्योंकि भार गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता। तो अब जो हम गुरुत्व त्वरण के कैलकुलेशन के लिए बात करेंगे कि पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त करें या गुरुत्व त्वरण का मान कितना होगा, तो इसके लिए हमको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का हेल्प लेना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और, किसी वस्तु में जो भार कैलकुलेट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? चूँकि पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर किसी वस्तु को खींचता, तो केंद्र की ओर खींचने की वजह से उसमें तनाव उत्पन्न होता, जिसकी वजह से भार होता। तो ये भार और गुरुत्व त्वरण, तो देखेंगे गुरुत्व त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अगर आपको ये गुरुत्व त्वरण का व्यंजक प्राप्त करें, यानी डेरिवेशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण, अच्छा त्वरण नहीं लिखाया, तो गुरुत्व त्वरण का व्यंजक प्राप्त करें। डेरिवेशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे मान लें ये एक पृथ्वी, ये क्या पृथ्वी है, और ये एक पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का क्या क्या है, केंद्र है, और इस पूरी पृथ्वी का जो मास है हम कैपिटल एम मान लेते हैं। ऐसे पृथ्वी की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अप्रॉक्स, तो जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और हम पृथ्वी के सरफेस यानी सतह पर ही उपस्थित होते हैं, रहते हैं। तो मान लीजिए ये पृथ्वी का एक सतह, तो इस पृथ्वी के सतह पर है, तो पृथ्वी के सतह पर जो इसका मास है, इसके मास को हम स्मॉल एम मान लेते हैं, और पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये कैपिटल आर मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो इस बल का जो मान होगा F बराबर कितना, तो G m1 इंटू m2, तो m1 कितना, तो कैपिटल एम, m2 कितना, तो स्मॉल एम, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो पृथ्वी का केंद्र R है और इसका केंद्र तो नेग्लिजिबल होगा, तो चूँकि हम पृथ्वी की त्रिज्या के कंपैरिजन में देखें तो इस वस्तु का जो त्रिज्या है नहीं के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए छोटा सा गेंद है या फुटबॉल ही है, तो वहाँ 6400 किलोमीटर, अब फुटबॉल का अगर रेडियस होगा भी तो कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, या गेंद है तो उसका 2 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके का होगा। तो ये दोनों वस्तु के बीच की दूरी अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, R, तो G m1 m2 बटे R स्क्वायर। तो ये क्या है कि एक पृथ्वी है और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, m, और दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना, स्मॉल m, तो G m1 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह स्मॉल m, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी। अच्छा, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा, वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचता है, कौन, तो पृथ्वी। तो ये क्या हो जाएगा mg, तो mg, चूँकि ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से भार उत्पन्न होता है, तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो F बराबर क्या हो जाएगा, W, चूँकि इसी गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी जो अपने केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है, जिसकी वजह से इसमें भार उत्पन्न होता है। तो ये भार कितना, mg, मतलब पृथ्वी के पृष्ठ पर अगर गुरुत्व त्वरण भार देखेंगे तो ये mg, तो F बराबर mg, तो F कितना, तो Gmm डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये कितना mg, तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो G इक्वल टू हो जाएगा ये Gm बटे R स्क्वायर, तो Gm बटे R स्क्वायर। G क्या, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m क्या है, तो मास ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का पृथ्वी का मास। R क्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या। इन सब का वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। अच्छा, एक बात और बता दें, ये जो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण है ये जगह के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी करता है। जैसे लाहौर में आप देखेंगे तो ये 9.79 जा सकता है, दिल्ली में आप देखेंगे तो 9.81 जा सकता है,
तो मतलब जगह के हिसाब से ये वैल्यू थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट करता है, क्योंकि जगह के हिसाब से रेडियस थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट करता है और थोड़ा सा मास का भी प्रभाव बदलता है, जिसकी वजह से ये जी का वैल्यू स्लाइटली चेंज करता है। लेकिन ऑन एन अप्रॉक्स हम जी का मान एवरेज जो लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। लेकिन कई बार जगह के हिसाब से ये थोड़ा, जैसे इलाहाबाद में हम कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है जी का मान थोड़ा 9.8 से आगे पीछे हो जाए, या हो सकता है हम किसी को किसी अदर स्टेट में जैसे जम्मू कश्मीर वाले इलाके में अगर कैलकुलेट करें तो इसका मान कुछ अलग आ सकता है, या किसी दूसरे कंट्री में अगर हम बात करें तो वहाँ भी इसका थोड़ा सा वैल्यू आगे पीछे शिफ्ट कर सकता है। ऐसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है ये किन किन कारणों से बदलता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसके बारे में इन डिटेल से हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मतलब वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट यानी हाइट पे जाने के बाद गुरुत्वीय त्वरण में क्या बदलाव आता है, या मान लीजिए पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने के बाद गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होता है, रोटेशन पृथ्वी जो रोटेट करती है, अभी तक रोटेशन का कोई कॉन्सेप्ट कंसीडर नहीं किए, रोटेशन पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है उस रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या परिवर्तन आता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो इस तरीके का कैलकुलेशन हम आगे और भी देखेंगे। चलिए आज भर इतना ही। चूँकि ये आज पहला क्लास था गुरुत्वाकर्षण का, तो हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे नहीं, हम धीरे धीरे करके आगे बात करते रहेंगे।